सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पंचांग कैलेंडर का किया विमोचन। परंपरा और जन कल्याण का संगम कैलेंडर से जुड़ी सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। पलटन बाजार स्थित मां कालका मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा। नवरात्रि पर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं के बीच देखी नवरात्रि का उत्साह। धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। योजना और उपलब्धियों की लगी प्रदर्शनी। देहरादून में नई शराब दुकानों की स्वीकृति पर बवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान। राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ऋषिकेश के बनखंडी में सीवर समस्या गंभीर। निवासियों ने नई लाइन की मांग की, समाधान न हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड की मिट्टी से नायक से जन नायक पुष्कर सिंह धामी पंचांग टेबल कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर में तिथि, वार, पक्ष, मास, पर्व और विशेष दिवसों के साथ पारंपरिक त्योहार और व्रत शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इसे लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हुए सशक्त माध्यम बताया। साथ ही पंचांग की संकल्पना उनके मीडिया समन्वयक मदन मोहन सती ने की। इसमें राज्य सरकार की योजना और जन कल्याणकारी नीतियों की भी जानकारी दी गई। देहरादून के पलटन बाजार स्थित मां कालिका मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि की शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बताया और समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश देने वाला कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण पर जोर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में चल रहे पुनरुद्धार कार्यों का भी उल्लेख किया। देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी सरकार की 4 साल पूरे होने पर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के तहत भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगी। विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने स्टॉल पर सेल की रोटी बनाकर लोगों को उत्साह बढ़ाया। इस बीच अपने संबोधन में उन्होंने पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए जन कल्याण पर जोर दिया। धामी जी के नेतृत्व में 4 साल बेमिसाल और सरकार जन जन के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं तो कहूंगा कि 4 साल ही नहीं, 4 साल 9 महीने का लगातार ये कार्यक्रम रहा और जो इसमें उपलब्धियां हैं वो आज जनता के सन्मुख जो 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्य किए हैं प्रदेश के हित के लिए, उसका व्याख्यान आज किया है ताकि जन जन तक पहुंचे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व पूरी छानबीन करता है और हम लोग साइलेंट तरीके से अपनी जनता की सेवा करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं और पार्टी की नजर सब पर रहती है और पार्टी ऊपर से देखती है कि क्या है कैसा है। जो पार्टी का आदेश होता है हम उस आदेश का पालन करते हैं। और मैंने कभी अपनी पार्टी के लोगों से कुछ मतलब पार्टी ने खुद ही मुझे आशीर्वाद दिया है और पार्टी ने जो मेरे से आशा की है, जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं छात्र संघों से निकल के आया हूं और डिग्री कॉलेज में 3 बार छात्र संघ में रहा हूं, नैनीताल छात्र महासंघ का भी अध्यक्ष रहा हूं, हल्द्वानी डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूं। मिसाल का जो नारा सरकार ने दिया है वास्तव में बेमिसाल है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है आज जो, और प्रदेशों के लिए नजीर बन गया है। नकल कानून, धर्मांतरण कानून, भू कानून
दंगा विरोधी कानून बनाने का काम धामी सरकार ने किया है। पहले ये कहा जाता था कि छोटी मछलियां फंस जाती हैं, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। आईएएस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम इस धामी सरकार ने किया है। और आगे बढ़ेंगे। 23 मार्च को धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं, जिसे प्रदेश भर में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के रूप में 3 दिन तक मनाया जा रहा है। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में धामी सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। समस्त प्रदेशवासियों को प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के संपन्न होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश विरासत और विकास दोनों क्षेत्रों में अपना एक प्रमुख स्थान पर खड़ा हुआ है। आज उत्तराखंड राज्य के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देना, विकास की गति को बढ़ाना, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है। और धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्रियों का आगमन लगातार जारी है, जिसके तहत बीते दिनों हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को विकास और उपलब्धियों से भरा बताया और उनके कामों की सराहना की। तो वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इन 4 वर्षों में प्रदेश में रेल, हवाई और सड़क कनेक्टिविटी में तेजी से विकास हुआ है। निश्चित रूप से 4 साल में भूतपूर्व ऐतिहासिक काम हुए हैं और आपने देखा है कि राजनाथ सिंह जी भी आए, अमित शाह जी भी आए और कल फिर एक कार्यक्रम और है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रदेश की विकास की गति को आगे ले जाने का काम किया है, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी के बारे में हो, चाहे पर्यटन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे प्रदेश में रोपवे बनाने की बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा में अभूतपूर्व क्रांति लाने की बात हो, तो बहुत से ऐतिहासिक काम इस कार्यकाल में हुए हैं। और उत्तराखंड में नई शराब दुकानों की स्वीकृति को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। जी हां, आपको बता दें, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर जनहित की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, जबकि इसके सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज किया जा रहा है। जहां भी मैं लोगों के बीच बैठ रहा हूं, एक चर्चा आम है कि आखिर उत्तराखंड सरकार को हो क्या गया है। एक चर्चा आम है कि आखिर हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के हितों के प्रति इतने निरंकुश क्यों हो गए हैं। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रूप में आय, व्यय, फायदा, नुकसान और पैसा बनाना, क्या यही सिर्फ अच्छा लगता है? खबर यह है कि बड़ी संख्या में प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए 1 अप्रैल से स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं और अकेले इस कुमाऊं मंडल में अकेले 55 दुकानों, नई 55 दुकानों के लिए स्वीकृतियां जारी हुई हैं। और काशीपुर में रामनगर जाने वाले नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अलकापाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग की। अलकापाल ने बताया कि 30 किलोमीटर लंबी सड़क जर्जर हो चुकी है और जिम कार्बेट पार्क से जुड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग हादसों का कारण बन रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि काशीपुर के विकास को नजरअंदाज किया जा रहा है।
लोग जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि रामनगर रोड जो है राष्ट्रीय राजमार्ग में होकर के एक जान लेने का एक केंद्र बन चुका है और सड़क पे पूरे एक जानलेवा सा जैसे जाल बिछा हुआ है। रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये जो रामनगर का जो मार्ग है ना सिर्फ जिम कॉर्बेट को जोड़ता है, ये पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसी मार्ग से हमारे अधिकांश स्कूल के बच्चे भी इस मार्ग से होकर गुजरते हैं, एम्बुलेंस भी जाती है और आम नागरिक भी इस मार्ग से होकर के गुजरता है। लेकिन जितनी बदहाल स्थिति में आज रामनगर रोड हो चुकी है, इसको लेकर के हम एक ज्ञापन के माध्यम से सभी कांग्रेसियन यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस के सीसी सदस्य प्रीतम सिंह और बंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग में राज्य को अपेक्षित धनराशि नहीं मिल रही है। रोजगार, मातृशक्ति, पोषण स्तर, कृषि ग्रोथ, यूरिया बैग की कीमत और नमामि गंगे योजना में अनियमितताओं पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने बढ़ते पलायन, बंद स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और खनन, आबकारी व भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। ये भी सरकार को हमने याद दिलाया कि वो व्यवस्था परंपरागत तरीके से जो विधानसभा में होती है वो होनी चाहिए। बजट में जो कैग ने अपनी आपत्तियां दिखाई हैं, जो पैरा खड़े किए हैं, वो हमने आपके सामने रखे। चाहे समाज कल्याण का बजट हो, उसमें 43% की कमी, कृषि विभाग का बजट हो, उसमें 27% की कमी, और ऐसे बड़े बड़े महकमे उनमें लगातार कमी इस सरकार ने की। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग में कमी की गई। अब जो 15वां वित्त आयोग था उसने 5 साल में 28,000 करोड़ रुपए दिए। देश भर में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके तहत उधम सिंह नगर के जसपुर में भी अनाज मंडी समिति परिसर स्थित बार एसोसिएशन कार्यालय में तीनों महान क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस सादगी के साथ मनाया गया, जहां इस दौरान कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं, आमजन और अधिवक्ताओं ने भाग लिया। यही मार्च है। सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी जो हमारे महापुरुष हैं, इनका आज शहीदी दिन है। आज क्योंकि आज के दिन अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था आज के दिन ही, और इसमें जो बार एसोसिएशन जसपुर है, इसका जो ऑफिस कार्यालय है उसमें मनाया गया है और उसमें हमारे जो समाज सेवी हैं सारे वो सम्मिलित थे। काफ़ी लोग जो बुद्धिजीवी थे, समाज सेवी थे, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे हैं। उनकी कुर्बानी को याद किया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में फेरबदल को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है, जिसके चलते कोटद्वार में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण और प्रमुख विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि नए मंत्रियों को केवल औपचारिक जिम्मेदारियां दी गई हैं। को छलने का काम किया है। मुख्य विभाग अपने पास रख लिए और नाम मात्र के लिए मंत्री पद बांटने का काम किया है, ताकि दिखा सके कि जो एक खाली गैप हमने जनता के लिए काफी समय से खाली छोड़ा हुआ था वो दोबारा भरने का काम किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगातार दोबारा ये गैप और बढ़ाने का काम किया और जनता के विश्वास को कम करने का काम किया है, क्योंकि जो आज जरूरत थी पब्लिक को कि कहीं ना कहीं उसे पूर्ण रूप से मंत्री मिले और विभागों के अंदर काम करे, वो विभाग उन्होंने मंत्री जी ने खुद अपने पास रख लिए। बड़े विभाग सारे स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास हैं और कहने के लिए मंत्री बनाए।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नमस्कार। पश्चिम एशिया में लंबे खिंचते युद्ध को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ आपात बैठक कर देश भर में अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई की तैयारियों को लेकर जो चर्चा की, वो वास्तव में समय की मांग थी। इस बैठक में पेट्रोल, डीजल और गैस के साथ ही फर्टिलाइजर की सप्लाई सुगम बनाए रखने के जिन उपायों पर मंथन किया गया, उनके निष्कर्षों से राज्य सरकारों को भी अवगत कराने की आवश्यकता होगी और उन्हें कुछ निर्देश देने की भी। जिस तरह केंद्र सरकार संकट से पार पाने के लिए कमर कसती दिख रही है, उसी तरह राज्य सरकारों को भी सक्रियता दिखानी होगी। उचित यह होगा कि प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ भी इस उद्देश्य से चर्चा करें और हर स्तर पर यह संदेश पहुंचे कि देश में कहीं पर भी ऊर्जा और उर्वरक संकट पैदा नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित रूप से मौजूदा की तुलना कोविड काल से नहीं की जा सकती, लेकिन साथ ही आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने और उनकी कालाबाजारी और जमाखोरी न होने देने पर भी निगाह रखने की आवश्यकता तो बढ़ ही गई है। केंद्र और राज्य सरकारों को केवल ये नहीं देखना है कि ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति सुगमता से होती रहे, बल्कि इस पर भी ध्यान देना होगा कि अर्थव्यवस्था के पहिए गतिमान बने रहें। इसके लिए ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर आवश्यक उपाय करना जरूरी है। चूंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया है और इसके कोई आसार नहीं दिख रहे कि ये सैन्य टकराव कब और कैसे खत्म होगा। इसलिए पश्चिम एशियाई देशों से तेल और गैस की आपूर्ति का संकट और गहरा सकता है। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम और अधिक बढ़ सकते हैं। इसके कारण सरकार को भी उनकी कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं और देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। पश्चिमी देशों के लिए हवाई यात्रा पहले ही महंगी हो चुकी है। आशा की जानी चाहिए कि कीमतें बढ़ाने की नौबत न आने पाए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। यह तैयारी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के स्तर पर भी होनी चाहिए। इसी के साथ आम जनता को भी ये समझना होगा कि जो संकट पैदा हुआ है उसमें भारत सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में यदि कहीं किसी तरह की कठिनाई पैदा हो तो आम लोगों को संयम का परिचय देना होगा। किसी भी संकट का समाधान तभी आसान होता है जब शासन प्रशासन के साथ आम जनता भी उसका सामना उस भाव से करती है कि कैसी भी चुनौती हो उससे पार पा लिया जाएगा। फिलहाल तो शेयर बाजार, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, इन सभी की कीमतें उल्टी दिशा में चल रही हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से टफ रहने वाला है। देखें क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं
कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर राग गढ़वाल के अलकेश्वर घाट स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। तो वही सूचना मिलते ही भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया, जहां इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कि जो कल घटना हुई थी उसके संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 18/2026 तत्काल पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारी सर्विलांस की टीम और एसएसआई के नेतृत्व में इसकी विवेचना की जा रही है। साथ ही साथ अलग अलग टीम की हेल्प ली जा रही है। सीडीआर का अवलोकन किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और जल्द ही जो है इसमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो उनका रोष है उसके संबंध में हम आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही इसका मामले का अनावरण करेंगे। देखिए, कल हम यहाँ पर आए थे। हम दिन में एक आध चक्कर जरूर आते हैं और हम 2 लोग यहाँ पर आए। हमने दूर से देखा गेट के बाहर से कि मूर्ति को कुछ किया गया। मैंने अंदर आके देखा तो इस पे कालक पोती गई थी, लाल कलर से माथे पर सिंदूर भी भरा गया था। और जब हमने देखा तो फिर उसके बाद फोटो खींच करके हमने फेसबुक पे डाला और शासन को अवगत कराया कि ये इस तरह की घटना है। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम इसमें आगे आंदोलन करेंगे। और आपने जो इस बात पर संज्ञान लिया है, मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि देखो, जिसने पूरे भारतवर्ष का संविधान बनाया है, जिसका संविधान से पूरा देश चल रहा है, और उसके मुंह पर काली पोती जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। इस श्रीनगर एक बहुत बड़ा शांतिप्रिय शहर है। इस शहर में हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ भी इस तरह के लोग अब पैदा हो रहे हैं कि जो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी महापुरुष को क्षति पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं। कल ईद के टाइम पर किसी की मंशा ये थी कि यहाँ पर काली पोत करके हम कुछ उपद्रव मचाए, ताकि मतलब यहाँ पर ये ईद का और आने वाले 14 तारीख का जो अप्रैल का कार्यक्रम है बाबा साहब की जयंती का, इसमें कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न हो। तो हम शाम को 3-4 बजे यहाँ घूमने के लिए आए। हमारी निगाह पड़ी मूर्ति पे कि मूर्ति पे पूरी कालिस पोती हुई थी, मांग भरा हुआ था, टिक्का श्रृंगार, जिस तरीके से लेडीज का श्रृंगार होता है इस तरीके से श्रृंगार पूरा करा हुआ था। हमने तभी आके यहाँ पे प्रशासन को खबर पहुंचाई। पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पे आया, उन्होंने उसकी देख रेख करी, हमारे सामने पूरी साफ सफाई करी गई मूर्ति की, और हमने शाम को ही इसकी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और देहरादून के प्रसिद्ध झंडे मेले में जहां एक और आस्था और उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छोटे बच्चों के काम करते नजर आने से बाल श्रम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि जो बच्चे वहां काम करते दिखते हैं, अक्सर वे अपने परिवार के साथ होते हैं और कई बार छुट्टी के दिन अपने परिजनों के साथ मेले में आ जाते हैं। ज्यादातर वो उनके अपने बच्चे होते हैं जो असिस्ट करने आ जाते हैं, या वहां पिता काम कर रहा है
अब मालिक ने कहा कि यार कल काम ज्यादा है, उसने कहा अच्छा मेरे को तो 500 मिलता है, बच्चे को 200 दोगे, मैं अपने साथ में अपना बेटा भी ले आता हूँ या अपना छोटा भाई या अपनी बहन ले आती हूँ। और ऐसे में जो हमें सुनने को मतलब जब ये जाती है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स तो कहता है बस आज मेरे स्कूल की छुट्टी थी तो मैं भैया के साथ बैठने आ गया क्योंकि घर में कोई नहीं था। तो हर जगह कानून की दृष्टि से पकड़ना आसान नहीं होता। दूसरी बात, अगर हम पकड़ लें और माता पिता की गलती को पहली से दूसरी बार हम साबित कर दें तो FIR का प्रोविजन है। और आगे बढ़ेंगे। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव 27 मार्च को होने हैं और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए रजत अग्रवाल ने अपने पूरे पैनल के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थक नाचते गाते चुनाव कार्यालय पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए उन्हें विजयी बनाने की अपील की। पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष पद पर रहे रजत अग्रवाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। ऐसे में सुनील सोनकर के मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक बन गया है। रजत ने व्यापारियों के हित में काम करने का वचन दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी व्यापारियों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे 2009 से लेकर आज तक सेवा का मौका दिया है। ये 17 साल का मेरा एक कार्यकाल रहा है। व्यापारियों के इस भरोसे पे मैं टिका रहा 17 साल तक, इसलिए बहुत बहुत आभार। और आने वाले समय में भी मैं आगे बढ़ चढ़कर कार्य करूंगा, ये मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है और व्यापारियों पे भी विश्वास है कि उन्होंने मुझे मौका एक बार फिर देना है। आर पार की कोई बात नहीं है, बात व्यापारी हित की है, बात उचित कायदे और नियमों की है। जिस प्रकार से व्यापार किया जाता है, व्यापार चलाया जाता है और उस पर पूरा अमल करते हुए हर व्यापारी का दिन और रात सुख और दुख में हम साथ देते आए और देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।